मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए पूरे 4 साल गुजर चुके थे, मगर मुझे अब भी ऐसा लगता था जैसे कल की ही बात हो। जैसे आज भी वह घर के दरवाजे से अंदर आकर मुझे पुकारेंगे। जैसे उनकी वह हंसी, वही आवाज, वही आहट मेरे आसपास मौजूद रहती है। मैंने अपने पति को भूलने की बहुत कोशिश की थी। बहुत चाहा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, जिंदगी को नए रंग से देखूं। लेकिन मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में इस कदर बसी हुई थी कि हर रंग मुझे उनके बिना फीका लगता था। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर वक्त तो सिर्फ जख्मों को पुराना कर देता है। उनकी बेचैनी मेरे दिल से कभी कम नहीं हुई थी और न ही उनकी शिद्दत कभी कम हुई थी। शुरू शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अकेले में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं खाना बना लिया करती थी, कपड़े धो लिया करती थी, नौकरी पर भी चली जाती थी, मगर शाम होते ही जैसे ही घर में आती तो एक अजीब सी खामोशी मेरा स्वागत करती थी। मेरे अंदर सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी, और वह खामोशी जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की याद बाकी रह गई थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे जब वह एक हादसे में अपनी जान खो बैठे थे। उनकी अचानक मौत थी। उन्हें कोई बड़ी बीमारी या पुरानी बीमारी नहीं थी। आखिरी समय वह मुझे अलविदा तक न कह सके, यहाँ तक कि नज़र भी नहीं मिला सके। बस एक कॉल आई थी और फिर एक लाश घर आई। फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उनकी लाश को देखा, अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और दिन रात उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए प्रार्थना करती रही। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की जिंदगी भी उनके साथ ही चली गई हो। मैंने खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की, नौकरी पर पूरा पूरा ध्यान दिया, बच्चों को पढ़ाया, खुद कभी कभी ट्यूशन भी लेने लगी थी। खर्च बढ़ गए थे, लेकिन एक चीज थी, वह थी मेरे पति की पेंशन। वो पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी थे। उनकी पेंशन से मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। मैं वह पैसे एक अलग लिफाफे में रखती थी, साफ सुथरा नोट, और उन पर हर महीने की तारीख लिख दिया करती थी। मुझे उन पैसों से किसी दुकान की चीज नहीं खरीदनी थी और न ही किसी चीज का बिल जमा करना था। वो एक मकसद के लिए थे, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश के लिए थे। मैं उन पैसों से तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि भगवान जी के दर्शन करके अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूं, जो मेरे लिए सब कुछ था और मेरी सांसों में बसता था। फिर फाइनली वह दिन भी आ गया था जब मैं तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी अलमारी से वह लिफाफा निकाला जिसमें हर महीने की जमा रकम संभाल कर रखी हुई थी। मैंने ऑनलाइन मोबाइल से आशिकेश के टिकट भी बुक करवा लिए थे। अगले हफ्ते में तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी। मैं बहुत खुश थी कि इतने समय के बाद मेरे दिल में एक रोशनी थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में पहली बार दिया जला हो। मैंने सोचा कि पति की तस्वीर के सामने दिया भी जला देती हूँ, उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, जैसे आज कोई त्योहार हो। मैं जैसे ही अपने पति की पसंद का खाना बनाने के लिए किचन में दाखिल हुई, तो अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। एकदम से दिल धड़कने लगा और मैं सोचने लगी कि इस समय कौन हो सकता है। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरी नौकरानी खड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हालत खराब थी, कपड़े बिखरे हुए थे और बाल भी बिखर रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो कहने लगी कि मालकिन, मालकिन, मेरा बेटा मर जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरा बेटा बुखार से जल रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर की दवाई नहीं मिल रही। अस्पताल वालों ने कहा है कि इसे एडमिट करवा दो, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास तो अस्पताल में उसको एडमिट करवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। मैंने उसे देखा, वो औरत जो कई सालों से मेरे घर में काम कर रही थी, मेरी चीज़ों को मेरे बाद भी संभाल कर रखती थी, वो आज बेबस खड़ी हुई थी। मेरा दिल कट गया था। मुझे उस पर तरस आने लगा। मन किया कि फौरन इसकी मदद कर देती हूँ। मैं अपने कमरे में गई। मैंने अलमारी खोली और वहीं लिफाफा निकाला और बिना कुछ कहे उसके हाथ पर रख दिया। मैंने कहा, ये रख लो, ये ले जाओ और जल्दी से अपने बेटे का इलाज करवाओ। देर मत करो, ऊपर वाला तुम्हारे बेटे को सेहतमंद कर देगा। वह रोने लगी और मेरे पैर पकड़कर कहने लगी कि ऊपर वाला आपको सदा सुहागन रखे। मालकिन, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है।
उसने कहा, मालकिन, भगवान करे कि आपका पति, आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे। ये सुनकर मैं हंसने लगी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और कहा, अरे, मैं तो विधवा हूं, तुम जानती हो, फिर भी यह किस तरह की दुआ दे रही हो? उसकी दुआ मेरे कानों में गूंज रही थी कि सदा सुहागन रहो। ये कैसी बात थी? ये कैसे शब्द थे? वो अपने आंसू पोंछते हुए फौरन वहां से चली गई थी और मैं पीछे पलटकर किचन में आ गई थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। अभी मैं किचन में आई थी कि अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इस बार दरवाज़ा तेज़ी से बज रहा था, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेचैन हो रहा हो। मैं रुक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, जैसे रुकने के करीब आ गई हो। मैंने कहा, अब कौन है? मैंने धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो अंदर से अजीब सी बेचैनी ने दिल को जकड़ लिया था। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी आफत दस्तक दे रही हो, जैसे वक्त थम गया हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा हुआ वजूद मुझे एक लम्हे के लिए कहीं और ले गया। बारिश की नमी, हवा की खामोशी और उसकी आंखों का धुंधलापन, सब कुछ मुझे हैरान कर गया था। एक मिनट के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। वो इंसान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। जानी पहचानी शक्ल, खामोश आंखें, मगर चेहरे पर जख्मों के पुराने निशान थे। कुछ नया, कुछ पुराना। मैं उसे टकटकी बांध कर देख रही थी। वो भीगी सी आवाज में कहने लगा, मैं वापस आ गया हूं, शीतल। उसकी आवाज सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी सांसें उलझ गई थीं। मेरा हाथ जिसमें चाय का कप था, कांपने लगा था और कप मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। मैं एकदम पीछे हटी। मैंने दरवाजे के किनारे को थामकर खुद को संभाला था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह वहीं रुक गया। शायद वह मेरी आंखों में डर महसूस कर चुका था। उसने मुझे संभालने की कोशिश की और कहने लगा, शीतल, ये मैं हूं, तुम्हारा पति विनय। मुझे बस अंदर आने दो। वो बोल रहा था। मैं सुन नहीं पा रही थी, या शायद सुनकर भी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने दरवाज़ा खुला रखा था, मगर खामोश रही। मैं एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो रही थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अंदर आया। बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जूते गंदे और चेहरा थका हुआ था। वो अंदर आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जिस सोफे को वह हमेशा से ही इस्तेमाल करता था। मैंने अपने हाथ पोंछते हुए उस पर नजर डाली थी। वो कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, पर मुझे एक मौका दो सब समझाने का। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं खामोश बैठी रही। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। मैंने पानी का गिलास भरा और खुद को जबरदस्ती बेफिक्र किया। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? मेरी आवाज मामूली सी निकली थी, मगर इसमें शक, सदमा और डर मौजूद था। उसने कहा कि मैं वही हूं जिसने तुमसे वादा किया था। मैं वही हूं जिसके साथ तुमने अच्छे बुरे काम किए थे। हम लोग सारी सारी रात जागते थे, एक दूसरे के साथ सपने देखते थे। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारा हमसफर हूं। मैं विनय हूं, तुम्हारा पति। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी थी, जैसे अब मैं इस दुनिया से उठ चुकी हूँ। सिर्फ वही इंसान मेरे वजूद में सांस ले रहा हो। सोफे पर वह थकन से बैठा हुआ था। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाई। उसके चेहरे पर कोई अजनबियत नहीं थी, मगर तसल्ली भी नहीं थी। जैसे पुराना जाना पहचाना इंसान हो, मगर पहचान धुंधली हो गई हो। कुछ सवाल मेरे अंदर उठ रहे थे, मगर जुबान जैसे रुक गई थी। मैंने खनखनाती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें याद है आखिरी बार हम कहाँ गए थे? एक साथ उसने सर झुका लिया, फिर नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, शीतल, हम आखिरी बार गोवा गए थे, जहां तुमने जिद करके वह बर्गर खाया था जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया था। तुम कहती थी कि बारिश में भीगने का मजा सिर्फ चटपटे खाने में है। बारिश के दिनों में तुम पकोड़े बनाया करती थी। तुम्हें छोटे बच्चे पसंद हैं। तुम्हें बाजार का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि तुम घर में नई नई तरह के पकवान बनाना ज्यादा अच्छा समझती हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। उसे मेरी कही बातें अच्छी तरह याद थीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी जो कोई भी जान सकता है। ये तो वे लम्हे थे जो हम दोनों के बीच दफन हो चुके थे।
मेरा शक एक ही लम्हे के लिए पीछे हट गया, मगर फिर मैंने खुद को झंझोड़ा। मैंने सामने वाली दराज से वह एल्बम निकाली जो मैंने बरसों से नहीं खोली थी। मैंने तस्वीर उसके सामने रखी। मैंने कहा, पहचानो, ये कौन सी तस्वीर है? वो तस्वीर उठाकर कहने लगा कि यह हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की रात की तस्वीर थी, जब मैंने तुम्हारी पसंद की हरे रंग की शर्ट पहनी थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी पसंद से ये शर्ट लेकर आई हो, मगर वह मुझ पर ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी बात सुनते ही मैंने एल्बम बंद कर दी थी और सर पकड़कर बैठ गई थी। मैंने चौंक कर कहा, विनय, तुम तो मर गए थे। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था, तुम्हारी चिता को जलते हुए देखा था। मैंने डरती हुई आवाज में कहा था। वो कुछ देर के लिए तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि हाँ, तुमने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया था, मगर जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वो मैं नहीं था। मैंने नजर उठाई और कहा, फिर वह कौन था? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहने लगे कि वह मेरा जुड़वा भाई अर्जुन था। हम दोनों एक जैसे थे। जन्म के बाद माँ ही सिर्फ हम में फर्क पहचानती थी, मगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया था। वो हमेशा मुझसे जलता था। पिताजी ने हर चीज मुझ पर भरोसा करके छोड़ दी थी और उसके हिस्से में सिर्फ खाली जायदाद रह गई थी। मैंने कई बार उसे साथ चलने के लिए कहा था, मगर वह कहता था कि जब तुम मरोगे तभी मेरा दिन आएगा। मैंने कहा, क्या मतलब? जुड़वा भाई? मेरी आवाज में हैरानी कम और कन्फ्यूजन ज्यादा थी, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में मेरे पति ने कभी भी अपने किसी भाई का जिक्र तक नहीं किया था, न शादी से पहले, न शादी के बाद। यहां तक कि मैंने कभी कोई तस्वीर तक नहीं देखी थी, न कोई जिक्र सुना था। मेरे सामने बैठे हुए इंसान ने नजर झुकाते हुए कहा, वो मेरा जुड़वा भाई था, अर्जुन। हम दोनों ने एक साथ जन्म लिया था, मगर हमारे बीच फर्क शुरू से ही था, सिर्फ शक्ल में नहीं, नसीब में भी। मैंने उनकी बात काटकर कहा कि तुमने मुझे तो कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भूलना चाहता था। बचपन से वह मेरे खिलाफ था। माँ की मोहब्बत उसे मिली थी, लेकिन पिताजी की मोहब्बत हमेशा मेरे हिस्से में आई थी। वो समझता था कि मैं हर चीज का हकदार बना बैठा हूं, और उसे कुछ भी नहीं मिला। जब हम 20 साल के हुए तो उसने घर छोड़ दिया था गुस्से में, और कहा कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। मैंने खामोशी से सुना और उन्होंने बातों का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा, शीतल, मैंने कभी तुमसे इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मेरा बीता हुआ समय था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे मैं बंद कर चुका था। लेकिन किस्मत ने फिर से उस दरवाजे को खोल दिया, मेरे खिलाफ। मैंने खुद को बेफिक्र रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां लगातार एक दूसरे को मसल रही थीं। मैंने अपने पति से कहा, तो फिर अर्जुन कहाँ गया था? उसने कहा, कभी दुबई, कभी कतर। कुछ दिन शिमला में भी उसने काम किया था, और जब वापस आया तब मैं मुंबई में एक बिजनेस विजिट पर था। उसी दौरान उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट से मेरा पता निकलवा लिया था और एक रात मुझे किडनैप करवा दिया। मैंने चौंक कर उससे एक छोटा सा सवाल किया, क्यों? मेरे सवाल में ढेर सारी उलझन भरी हुई थी। उन्होंने कहा, क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहता था। सिर्फ जायदाद नहीं, पहचान भी लेना चाहता था। मेरा घर, मेरी पहचान, यहाँ तक कि तुम्हें भी। वह कहता था कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ न मिला तो अब सब कुछ तुम्हारा होगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर उसने तुमको कहाँ रखा था? मैंने सवालों का सिलसिला जारी रखा। उसने जवाब दिया कि उसने मुझे एक पुरानी फैक्ट्री में तहखाने में बंद कर दिया था, जहां पर न रोशनी थी न हवा आ सकती थी। बस एक बल्ब था जो कभी जल जाता था तो कभी बुझ जाता था। मुझे रोज एक इंजेक्शन दिया जाता था और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं अपने नाम तक को भूल चुका था। वो मुझे बार बार यही कहता था कि तुम अर्जुन हो और अर्जुन बन जाओ। मैंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। मेरे दिमाग में शोर बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, तो फिर तुम वापस कैसे आए? उसने आगे बताया कि उस दिन वो मुझे इंजेक्शन लगाने से रह गया था। वह बिजी था शायद, या कहीं गया हुआ था। मैं बेहोशी में था और दीवार के पीछे कुछ लोग बातें कर रहे थे। इनमें से एक ने मेरा असली नाम लिया, वो जिसे मैं भूल चुका था, विनय। उस लम्हे जैसे मेरी याददाश्त का बटन ऑन हुआ था।
मैंने पहचानना शुरू किया। टुकड़ों में मुझे चीजें याद आईं। मैंने तहखाने की खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन कामयाब हो गया था। मैं जख्मी हो गया था, मगर भाग निकला। मैंने नजर अपने पति के हाथ पर डाली, तो बैंडेज में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, ये हाथ वहीं जख्मी हुआ था, उसी दौरान, और अर्जुन एक छोटे से झगड़े में भी मारा गया। शायद किसी से पुराना हिसाब करने गया हुआ था। उसकी लाश मिली, शक्ल मेरे जैसी थी, और इस तरह सबने समझा कि वह मैं था। मैंने टेबल पर रखा अखबार निकाला, जो परसों पुराना था, और उसको दिखाया कि यह उसी दिन की है। ये तस्वीर थी उस लाश के साथ। यही पहचान, यही यकीन। उसने सर हिलाया और कहा, क्योंकि उसके पास मेरी पहचान, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे, और तुम सदमे में थी, इसलिए तुमने कोई सवाल नहीं किया। सब कुछ यकीन कर लिया। मैंने धीरे से कहा, विनय, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि जब मैं अस्पताल में था, बेनाम मरीज के तौर पर, तब भी एक चेहरा रोज मेरी आंखों के सामने आता था। वह तुम्हारा चेहरा था। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी वो आदत कि चाय में चीनी का चम्मच रखकर घुमाने के बाद चम्मच को टेबल पर नहीं रखती थी, बल्कि कप में ही रहने देती थी। मैंने जोर से मुस्कुराकर कहा कि विनय, मैं अभी भी ऐसा ही करती हूँ। उसने कहा कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कसम खाई थी। मैं कई जगहों पर गया था, पुराने पते देखे, कंप्यूटर पर तुम्हारे अकाउंट्स चेक किए, तुम्हारी पुरानी बैंक ब्रांच से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया, और आज ऊपर वाले की कृपा से मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। तुम मुझे मिल गई हो। मैं कुछ देर तक चुप रही। फिर अचानक एक और सवाल मेरे दिमाग में आया था। मैंने कहा, अर्जुन की लाश की पहचान कैसे हुई? डीएनए तो किसी ने किया ही नहीं। उसने कहा, उसकी शक्ल मेरे जैसी थी, उसके पास मेरे डॉक्यूमेंट मौजूद थे, और तुम सदमे में थी। तुमने बस मान लिया कि मैं मर गया हूँ। मैं तड़प कर कहने लगी कि मैंने तो खुद लाश देखी थी। उन्होंने कहा कि तुमने देखा, मगर क्या पहचाना? वो लाश, वो चेहरा जिस पर तुम्हें रोना था, वो मेरा छोटा भाई अर्जुन था। मैं नहीं था। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की की तरफ देखा। बारिश थम चुकी थी, मगर अंधेरा अभी भी था। मैंने पूछा कि अब क्या होगा, मगर मैं खुद ही इसका जवाब जानती थी। मेरे पति ने कहा कि सच सामने लाना होगा, और तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं ही तुम्हारा पति विनय हूं, जो तुम्हारे साथ हर खुशी, हर दुख, हर वादे में था। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मेरे दिल ने धीमे से कहा कि यह झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी अक्ल अभी भी सवालों से भरी हुई थी। कई सवाल अभी भी बाकी थे। उस रात मैं देर तक जागती रही। उसने जो कुछ कहा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। जुड़वा भाई, किडनैपिंग, पहचान की चोरी, और फिर मौत। सब कुछ ऐसा जाल था जिसमें कुछ पता ही नहीं चला था कि कब मेरे पैर उलझ गए। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई और घर की उस दीवार के पास आकर खड़ी हो गई, जहां मेरे पति के अंतिम समय की तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर वरमाला थी। मैंने उस तस्वीर पर अपने हाथ फेरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने उसको कई बार अपने हाथों से सहलाया, जैसे वह जवाब देगी कि मैं विनय नहीं, अर्जुन की तस्वीर हूं। मेरे दिल ने सवाल किया, और दिमाग में एक गूंज सी हुई। मैंने नजरें जमाई उस तस्वीर पर, जहां तस्वीर के नीचे मेरे पति का नाम लिखा हुआ था, स्वर्गीय विनय शुक्ला। ये वही नाम था जिसे मैंने बरसों तक पुकारा था, जिसके लिए मैंने बहुत पूजा पाठ किए थे, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि उसकी आत्मा को शांति मिले। न जाने क्या क्या किया था। मैंने अपनी आंखें बंद करके यकीन कर लिया था, मगर अब उस यकीन में दरार आ चुकी थी। मैंने धीरे धीरे इस तस्वीर पर हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की धड़कन हथौड़ी की गूंज की तरह चल रही हो। क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं पहचान ही नहीं पाई? क्या मैं सदमे में थी, या मैंने बस मान लिया था जो सबने कहा? मुझे याद आया जिस दिन मेरे पति का अंतिम संस्कार होना था। मेरे पति के चाचा ने कहा था कि चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है, ज्यादा पहचान में नहीं आ रहा। हादसा बहुत ही खतरनाक था। फिर मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे बाजू से पकड़कर पीछे हटा दिया था, और कहा था कि बस बेटा, मत देखो, बस अपने पति के लिए प्रार्थना करो। शायद मैं वो लम्हा अपने दिमाग में कैद कर चुकी थी, जैसे जख्मों को ढक दिया गया हो।
मगर आज वही लम्हा मेरे सामने खड़ा हुआ था, बेनकाब। मैंने काफी देर तक तस्वीर के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की थी। उसे याद किया था और सवाल करते हुए शब्दों में कहा था, क्या तुम विनय हो या कोई धोखा हो? अगर तुम विनय हो तो मुझे सब्र आ जाए, और अगर तुम सच में अर्जुन हो तो सच सामने आ जाए। मैं घर से बाहर निकली। मैंने एक पुराना मोबाइल दुकानदार याद किया जो मेरे पति का जानने वाला था। मैं वहां गई और पूछा कि भैया, विनय का आखिरी फोन कहाँ से आया था? उन्होंने पुरानी रसीद निकाली। पिछली लोकेशन कहीं अंडरग्राउंड जगह से थी, जंगल से दूर, शायद किसी छोटे से गांव से। गांव का नाम रामपुर बताया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नंबर अब बंद हो गया है। कई महीनों के बाद मैंने उनका धन्यवाद किया। अब मेरे पास एक और सिरा, एक और सवाल। वह कौन था, विनय या अर्जुन? मैं घर लौटी और उस इंसान को, जो दावा कर रहा था कि वह मेरा पति है, सीधा जाकर उससे पूछा कि तुम कभी रामपुर गए हो? वो चौंक गए और फिर कहने लगा कि मैं वहां कुछ दिन रहा था, जब भाग कर आया था, एक किसान के घर। उन्होंने मुझे छुपा कर रख दिया था और वहां से ही मेरी याददाश्त लौटना शुरू हुई थी। मैंने सर हिलाया। अब कहानी और हकीकत के बीच फासला कम हो रहा था, मगर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मुझे अब अर्जुन के बीते हुए समय को जानना था, और शायद अपनी सच्चाई को भी। घर आकर मैंने वैसे तो सुकून से देखने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर कुछ थमा हुआ नहीं था, जैसे हर चीज खामोश होने के बावजूद भी चीख रही हो। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की और लाइट बुझा दी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पास बैठा था, लेकिन अभी भी अजनबी लग रहा था। मैं लगातार खुद से ही लड़ रही थी। एक तरफ वो इंसान था जो दावा कर रहा था कि वो मेरा पति है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर का वो यकीन जो सालों से एक उम्मीद पर बैठकर रोता रहा था कि मेरा पति मर गया है। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर खामोशी छाई हुई थी। वो इंसान जिसने खुद को मेरा पति बताया था, मेरे सामने चाय में चीनी घोल रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे विनय घोलते थे, चम्मच को बिना आवाज किए कप में घुमाकर। यह एक छोटा सा इशारा था, मगर दिल ने फिर भी कहा कि मेरे लिए काफी नहीं है। मैंने अपने सवाल बढ़ा दिए और बहुत नरमी से कहा कि अगर तुम मेरे पति हो तो तुम्हें मेरे हाथों की छुअन याद होनी चाहिए। मेरी आवाज, मेरी बातें, मेरी प्रार्थना, जो सिर्फ तुम जानते थे। उसने चाय का घूंट लिया और कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर धीरे से कहने लगा कि नहीं, मैं सब कुछ भूल गया था, सिवाय एक बात के कि तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आता था, हर दिन, हर रात। मैंने हाथ से चाय का कप रोक लिया और कहा, यह काफी नहीं है। सपने में तो वह भी आते हैं जिन्हें हम खो चुके होते हैं। सच वो होता है जो जागते हुए याद रहे। उसने नजर झुकाकर कहा कि तुम्हारी आवाज में वह भोलापन है जो इंसान को नींद में भी हिला दे। तुम हंसती हो तो तुम्हारा दायां कान थोड़ा झुक जाता है। तुम्हारी आदत है आधी बात कहकर रुक जाना, जैसे दूसरे को खुद समझने की आजमाइश देती हो। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। यह तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं कुछ लम्हे भर को खामोश रही, मगर दिल के शक अभी भी सलामत थे। तब मैंने कमरे में जाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें पुरानी याददाश्त थी, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ पुराने लेटर थे। मैंने वो रिपोर्ट्स टेबल पर रख दी और कहा कि ये मेरी मेडिकल फाइल है, मेरे खून का ग्रुप है, मेरी एलर्जी, मेरे पुराने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं। तुम्हें कुछ याद है? वो आगे बढ़ा, फाइल को देखा, कुछ पेपर्स पलटे, फिर कहने लगा, तुम्हारी नाक में हमेशा सर्दी के दिनों में एलर्जी होती है। तुम्हें अमेगलन रैशेज हो जाते हैं, और तुमने 2 बार दांत का इलाज भी कराया था, मगर कभी फीलिंग पूरी नहीं कराई क्योंकि तुम्हें ड्रिल की आवाज से डर लगता है। मैं सांस रुककर उसकी तरफ देखने लगी। उसके शब्दों में न बनावट थी न गड़बड़ थी। वो जैसे किसी बेरंग सपने से जागकर हकीकत बता रहा था। मैंने अगला सवाल किया, और वो चिट्ठी जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी, जिस पर कुछ स्पेशल लिखा था? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शब्द दोहराने लगा, जिंदगी शायद एक सफर है, लेकिन तुम वो अकेले मुसाफिर हो जिसे मैं आखिरी स्टेशन तक साथ रखना चाहती हूँ। तुम्हारी शीतल। मेरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि यह वही चिट्ठी थी जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा था, और जिसकी आखिरी लाइन यही थी,
मैंने दिल थाम कर बैठने की कोशिश की, मगर शक अभी भी दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए थे। मैंने कहा, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तो फिर वापस कैसे आई? उसने कहा, वो किसान जिसके घर में मैं रहा, वो किसान भी था और एक तरह से वैद्य का काम भी बहुत अच्छे से जानता था। उसने अपने घर में रखकर मेरा इलाज किया, जड़ी बूटियों से। वो रोज मुझे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां दिया करता था, जिनसे धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आने लगी थी। मेरी आंखों में हर समय तुम्हारी तस्वीर आती थी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, जैसे किसी ने बंद दरवाजा खोल दिया हो। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को दोबारा ढूंढ लूंगा, अपने आईडी कार्ड दोबारा बनवाए, पुराने दोस्तों से कांटेक्ट किया और एक दिन बैंक से तुम्हारा पुराना एड्रेस मिला। मैंने चौंक कर कहा, बैंक? मैंने कहा, तो तुमने मेरी पेंशन को हाथ लगाया? उसने कहा कि नहीं, ऊपर वाला जानता है, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं छुआ। मुझे तुम वापस चाहिए थीं, दौलत नहीं। मैंने गहरी सांस ली। अब बातें जुड़ने लगीं, लेकिन मगर कुछ अभी भी पूरा नहीं था। अगली सुबह मैंने नाश्ता छोड़ दिया और सीधा कमरे में मौजूद फोल्डर निकाला, जिसमें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और कागजात, बैंक स्टेटमेंट और अस्पताल की रिपोर्ट्स रखी हुई थीं। मैं अब सिर्फ शब्दों पर नहीं, सबूत पर यकीन करना चाहती थी। जुबान धोखा दे सकती थी, जज्बात बहका सकते थे, लेकिन कागज, खून का रिकॉर्ड, ये झूठ नहीं बोलते। दोपहर होते ही मैं एक पास के पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में बैठे ऑफिसर को मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैंने बस इतना बताया कि पहचान का मामला उलझा हुआ है और मरे हुए इंसान की पहचान करनी है। उसने फौरन कहा कि डीएनए टेस्ट के लिए आपको सरकारी इजाज़त लेनी होगी, फिर हम केस को आगे बढ़ाते हैं। मैं राजी हो गई थी। मैंने विनय से कहा, जो कि आंगन में बैठा था। मैंने बिना देर किए उसे अस्पताल चलने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाना है। वह चौंक गया, फिर कुछ देर तक सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि चलो, मैं तैयार हूँ। हम दोनों एक पास के ही प्राइवेट क्लिनिक पर चले गए और वहाँ विनय के खून का सैंपल लिया गया और कहा गया कि रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिलेगी। मैंने क्लिनिक की दीवार पर नज़र दौड़ाई। एक जगह लिखा हुआ था, सच तक पहुँचने के लिए सब्र का रास्ता ज़रूरी होता है। मुझे लगा वह शब्द जैसे मेरे लिए ही लिखे गए थे। हम घर लौटे तो वह खामोश रहा। मैंने रात को खाने के बाद अपने कमरे की खिड़की खोली और उसे बुलाया। कहा, सुनो, एक बात बताओ, तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें पूरे 4 साल हो गए थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर दीवार से टेक लगाकर धीरे से कहने लगा कि मुझे एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में कैद करके रखा गया था। वहां दिन का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ एक बल्ब जलता था, जो कभी-कभी बुझ भी जाता था। रोज एक दवाई दी जाती थी, जो न मुझे सुला पाती थी और न ही जगा पाती थी। मेरे शरीर से ताकत छीन ली गई थी। हर रोज एक आवाज आती थी, तुम अर्जुन हो, अर्जुन बन जाओ। मैंने पलटकर उसे देखा। मैंने कहा, वो लोग कौन थे? उसने कहा कि वह अर्जुन के पुराने जानने वाले या शायद कोई बदमाश गैंग के लोग थे। वह उन्हें पैसे देता था ताकि वह मुझे कैद में रखें। लेकिन एक दिन एक आदमी ने मुझे पानी दिया तो मेरे हाथ से गिलास छूट गया। वो आदमी रुका और मुझे ध्यान से देखने लगा। फिर अगले ही दिन आया और मुझे बाहर ले गया। किसी ने चौंक कर पूछा, एक मामूली सा किसान था जिसका बेटा इस गैंग के हाथ चढ़ गया था। उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं और मेरी हालत पर उसे तरस आ गया। उसने मुझे छुपाकर अपने खेतों के पास वाले कमरे में रखा, वहीं पुरानी जगह जो रामपुर के बाहर थी। मैंने कहा, वह तुम्हें कब छोड़ गया? उसने कहा कि जब मुझे याद आने लगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी आंखें, हमारे दरवाजे का रंग, वो किचन जहां तुम हमेशा चीनी का डिब्बा हाथ से खोलती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है और उसने अपने बेटे से कहकर मुझे बस में बैठा दिया। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा कि यह सब कुछ बहुत ही अजीब है। तुमने इन 8 सालों में कभी कुछ लिखने बोलने का इशारा देने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सका। कई बार चाहा, लेकिन जब खुद को नहीं जानता था, तो तुम्हें कैसे याद करता? मेरा नाम, मेरी पहचान, सब कुछ उनके कंट्रोल में थी। वो बात कर रहा था और मैं नोट कर रही थी।
उसकी कहानी की कड़ियाँ, उसके शब्द, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, कहीं पर भी झूठ की कोई लकीर नहीं थी। मगर मैं अब आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपके मुताबिक हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हमें कुछ जानकारी मिली है। अगले हफ्ते तक हम और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और सोच में पड़ गई थी। रात को मैंने उसे फिर से बुलाया और कहा कि कल हम उस जगह के बारे में जो तुमने बताया है, वहाँ से अर्जुन की तस्वीर निकलवा कर मैच करवा लेंगे। सिग्नेचर, चेहरे की पहचान, सब कुछ पता चल जाएगा। वो सर झुकाकर कहने लगा, ठीक है, तुम जो करना चाहती हो कर लो। अगर तुम्हें सच की ज़रूरत है, तो मैं हर दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने नज़र नीचे कर ली, फिर तैयार हो गई, क्योंकि अगला दरवाज़ा पुलिस स्टेशन है। पुलिस को मैं अब तक का सब कुछ सच-सच बता चुकी थी और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। पुलिस छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबूत ढूंढ रही थी। और सच क्या है, वो अब बाहर आ जाएगा। सब कुछ इस कदर बोझिल महसूस हुआ, जैसे मैं कोई जुर्म साबित करना चाहती हूँ। मगर मैं बस सच जानना चाहती थी। वो सच जो मेरे दिल को कई सालों से बेसुकून रखे हुए था। 2 दिन के बाद लैब से फ़ोन आया कि रिपोर्ट तैयार है, आकर ले जाइए। मैं जल्दी से लैब पहुंच गई। फाइल मेरे हाथ में दी गई। सफ़ेद कागज़ पर छपे हुए शब्द। मैंने हाथ में रिपोर्ट खोली और पढ़ा, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसमें मौजूद ब्लड ग्रुप से लेकर बाकी पैरामीटर्स सब वही थे जो मेरे पति के थे, क्योंकि जुड़वा बच्चे हों या भाई-बहन, सभी का ब्लड ग्रुप समान नहीं होता। मेरे पति की पुरानी डीएनए रिपोर्ट और यह नई रिपोर्ट एक दूसरे से मैच हो रही थी। इसका मतलब ये था कि जिसे मैंने लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, वह मेरा पति नहीं था। और जो इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ था, जो खुद को मेरा पति कहता था, वही असली विनय था। मैंने वह फाइल उठाकर अपने पास रख ली और मैं भागती हुई घर आई। वह आंगन में बैठा हुआ था और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम सच में मेरे पति हो। आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीरे से चलता हुआ मेरे करीब आया। कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैंने कदम पीछे हटाकर कुर्सी थाम ली और बैठ गई। मेरे अंदर जैसे बरसों का सब्र दम तोड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, होठों पर कपकपाहट और मुंह से जैसे कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था, पर मैं क्या करती? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। खामोशी में उसकी आंखें बहुत कुछ कह चुकी थीं। मैंने चेहरा छुपाने की कोशिश की, मगर वह सामने आकर खड़ा हो गया था। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मेरे दिमाग में हर उलझी हुई गिरह जैसे एक-एक करके खुलने लगी थी। वो लाश, जो विनय की समझकर जला दी गई थी, और जो सामने बैठा था, वही मेरा पति था, विनय, जो बार-बार सच को मेरे सामने ला रहे थे। लेकिन अब सवाल बदल चुके थे। अब सच्चाई नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद को तलाश करना था। मुझे जानना था कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था। मैंने खुद से कहा कि अगर धोखा मिला है, तो अब पूरी कहानी भी जाननी होगी। मैंने बैठकर विनय से पूछा कि अर्जुन ने यह सब कुछ क्यों किया? वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गए, पुराना जख्म जैसे दब गया हो। उन्होंने कहा, हम दोनों एक जैसे पैदा हुए थे, एक ही दिन, एक ही घड़ी, एक ही माँ की कोख से, लेकिन बचपन से ही वह खुद को दूसरा महसूस करता था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, दूसरा मतलब? उन्होंने कहा कि हाँ, माँ, अगर मुझे प्यार करती, तो वो समझता कि मैं अपनी माँ को ज्यादा पसंद हूँ। पिताजी अगर मुझे अपने बिजनेस की बातें बताते, तो वह समझता था कि उसे बाहर रखा जा रहा है। हम खेलते थे तो वह हार जाता था। मैं हंसता था तो वह चुप रहता था। वक्त के साथ साथ यह जलन नफरत में बदल गई। मैंने कहा, तो तुमने बात करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ काम करें, मेरे साथ चलें। मैंने अपने बिजनेस में उसे हिस्सा देने की भी कोशिश की थी, मगर उसने कहा कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मैंने कहा, तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कैसे बताता, मैं उसे भूल चुका था। वह परदेसी बनकर दुनिया में गुम हो चुका था। तुमसे शादी के बाद मेरे दिल में इसका जिक्र करना भी मुझे ठीक नहीं लगा था। मैंने उसकी बात सुनकर नजरें नीची कर ली थीं।
आगे उन्होंने बताया कि दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे हमेशा वहम के पीछे मौजूद था और हम सब उसे नज़रअंदाज करते रहे। मैंने कहा, क्या वह तुम्हें मारना चाहता था? मैंने दोबारा से सवाल दोहराया, जो मेरे दिल में बार बार गूंज रहा था। विनय ने नज़र मेरी तरफ उठाई और कहने लगे कि नहीं, वो मुझे शारीरिक तौर पर नहीं मारना चाहता था। वो मुझे वजूद से मिटा देना चाहता था। वो चाहता था कि मैं ऐसे कहीं दफन हो जाऊं कि दुनिया में विनय के नाम पर सिर्फ वो रहे। तुम्हारे साथ, मेरे घर में, मेरे नाम पर वह जिंदगी जो मेरी थी, वह पूरी तरह से उसकी हो जाए। और वह कामयाब हो गया था। कुछ समय के लिए तुमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मैं एक अनजाने गांव में एक छोटे से कमरे में अपनी पहचान को भूल बैठा था। मैंने कहा, और मैं भी इस धोखे का हिस्सा बन गई। अपनी आंखों से मैंने अर्जुन के चेहरे में अपने पति के नाम का अंतिम संस्कार कर दिया और दिल से उसकी जुदाई को कबूल कर लिया। वह आगे बढ़ा और मेरा हाथ थामकर कहने लगा, नहीं, तुम इस धोखे की कैद में थी, कसूरवार नहीं थी। तुम वही कर रही थी जो दुनिया तुम्हें दिखा रही थी। तुमने जो देखा, जो सुना, उस पर यकीन किया। सच में तो मैं ही भूल गया था। तुम क्या करती? मैंने कुछ कहने के बजाय उसके हाथ को खामोशी से थाम लिया, जो इस बार इल्जाम का नहीं, बल्कि मोहब्बत का था। फिर मैंने एक और सवाल किया, जिसने उसे थोड़ा सा चौंका दिया था। मैंने कहा, अर्जुन की मौत कैसे हुई? उसका झगड़ा किससे हुआ था? विनय ने एक लम्हे रुककर जवाब दिया, ये वो पहलू है जिसे मैं अभी खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। फैक्ट्री जहां मुझे रखा गया था, वो किसी छोटे जुर्म वाले गैंग के जरिए इस्तेमाल की जाती थी। अर्जुन उन्हीं से कांटेक्ट में था, लेकिन लगता है उसने किसी को धोखा दिया, किसी के पैसे मार लिए। जिस रात मैं वहां से फरार हुआ, वो शायद किसी मामले में फंसा और मार दिया गया। पुलिस को लाश मिली और उसके पास मेरे कागज थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वो लाश मेरी समझी गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन का कत्ल किसी बदले में हुआ? मैंने सीरियस होकर पूछा था। विनय ने सर हिला दिया और कहने लगे, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस कत्ल का ताल्लुक मेरी किडनैपिंग से भी है। अर्जुन ने जिन लोगों को इस्तेमाल किया था, वे सब खामोशी से अलग हो गए थे। मैं उन सब लोगों को तलाश करना चाहता हूं। मैंने कहा, लेकिन कैसे? मैंने फिक्रमंदी से पूछा था। उन्होंने कहा, अर्जुन का एक पुराना मोबाइल मेरे पास है, जो अस्पताल वालों ने मुझे दिया था। शायद उसमें कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट या कोई राज हो। मैं चाहता हूं कि हम पुलिस के बजाय खुद इन्वेस्टिगेशन करें, तब तक जब तक कि कोई सुराग न मिल जाए। मैंने कहा, लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस जो कर रही है, कर ले। ये सब तो अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा सफर जिसमें हम दोनों को अपने बीते हुए समय के अंधेरों से गुजरना होगा। लेकिन अब फर्क ये है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने सर झुका लिया था और दिल में एक प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अब जो भी सामने आए वह सच हो और वही रास्ता हो जिस पर हम पूरी तरह से एक बार फिर जिंदगी जी सकें। अर्जुन के साथ जो हुआ था, वह भी एक कहानी का हिस्सा था और अब यह जरूरी था कि हम इस कहानी का आखिरी पन्ना खुद लिखें, पूरे सच के साथ। अदालत की उस दिन सुबह मैंने सिंपल कपड़े पहने थे, बिना किसी रंग के, जैसे मैं खुद को भूल जाना चाहती थी। दिल भारी था, मगर कदम मजबूत थे। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन, सवाल जवाब, शक, सबूत, सब एक आखिरी सच के लिए जमा हो चुके थे और अब सच कानून के सामने साबित करना था। अदालत में खामोशी थी, जैसे हर दीवार ने भी हमारी कहानी सुन रखी हो। गवाह कटघरे में खड़े हुए थे। जज ने नजर उठाकर मुझसे सवाल किया, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने एक लम्हे के लिए अपनी उंगलियों को देखा, जिसमें वही पुरानी चुभन महसूस हो रही थी। वक्त के कांटे जो 8 साल से अंदर घुसे हुए थे। मैं 8 साल तक एक मरे हुए इंसान को याद करती रही, उससे मोहब्बत करती रही, जिसे मैं अपना पति समझ रही थी, बल्कि वो मेरा पति नहीं था। मैंने जिस इंसान को याद किया, उसकी तस्वीर आंखों में रखी, वो दरअसल जिंदा था, और जिसका अंतिम संस्कार हुआ, वह मेरा पति नहीं था, उसका जुड़वा भाई था। मेरी बात सुनकर अदालत में सरसराहट सी फैल गई थी।
मुझे एक सच के बदले 4 साल का धोखा मिला। मुझे वह दुख नहीं जो मौत का होता है, बल्कि वह जख्म मिला जो धोखे से मिलता है। मैंने लम्हे भर को सांस लिया और फिर कहा, यह केस सिर्फ पहचान का नहीं, ये वजूद की चोरी का है। एक इंसान ने मेरे पति की जिंदगी चुराई, नाम, चेहरा, पहचान और मेरी फीलिंग्स, और उस झूठ के अंदर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अदालत में वह शख्स जिसे मैं विनय मान चुकी थी, खामोशी से बैठा था और उसके बराबर में वकील मौजूद था जो सफाई दे चुका था कि डीएनए यही कहता है कि यह इंसान वही है जिसके साथ शीतल जी की शादी हुई थी, उनके पति विनय। तो इस हिसाब से शीतल जी के पति विनय ही हैं। अर्जुन की मौत जो एक हादसे में हो गई थी, अब यह कत्ल के तौर पर दर्ज की गई थी। उसकी पहचान, गैर कानूनी दस्तावेज और पैसों के फायदे के इल्जाम के तहत उस पर मुकदमा दायर कर दिया गया। चाहे वह अब इस दुनिया में न रहे, मगर उसका जुर्म जिंदा था। अदालत ने यह केस रिमार्क्स कर दिया। ये मामला सिर्फ पहचान का नहीं था, जज्बात और भरोसे के कत्ल का भी था। ऐसे मामले कानून के लिए नई मिसाल बनेंगे। कार्यवाही पूरी हुई, फैसला सुनाया गया और फाइल बंद हो गई। मगर मेरे अंदर की फाइल अभी भी खुली हुई थी, सवालों से भरी हुई और डर से भरी हुई। अदालत से निकलते ही सूरज तेज हो चुका था। मेरे सामने वह खड़ा था, वही इंसान जिसके लिए मैं कभी मेहंदी रचाया करती थी, जिसके लिए मैंने सारे सपने देखे थे और जिसका अंतिम संस्कार करके मैंने अपना यकीन मार दिया था। हम कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर मैंने नज़र उठाकर उन पर जमा कर पूछा, अब क्या चाहते हो? वो धीरे से कहने लगा, जिस औरत के नाम से मैं जिंदा रहा, अगर वही मुझे फिर से कबूल कर ले तो यही काफ़ी होगा। मैं उनके शब्दों पर गुमसुम हो गई थी। उनकी आवाज़ में कोई झूठ नहीं था, न जिद थी न शिकायत थी, बस एक थकन थी, जैसे बरसों का बोझ आज शब्दों की शक्ल में ढेर हो गया हो। मैंने सर झुकाकर खुद से सवाल किया, क्या मैं फिर से वही बन सकती हूँ? क्या हम वह रिश्ता दोबारा जोड़ सकते हैं जो मौत पर जाकर खत्म हुआ था? क्या वक्त ने हमारे बीच वो रास्ता बना दिया है जिसे कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता? जवाब मेरे पास नहीं था। वक्त शायद सब कुछ नहीं बदलता। मैंने धीरे से कहा, लेकिन वह फैसला जरूर करता है। विनय ने सर हिलाया और कहा, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी समय लगे, जितनी भी मुश्किल हो। हम दोनों सुई की तरह अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, एक दूसरे से न दूर न करीब। घर वापस आकर सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दीवारें वहीं थीं, तस्वीरें वहीं थीं, लेकिन उनमें झलकती हुई यादें जैसे एक नई रोशनी से जगमगा रही थीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कपड़ों की अलमारी से वह पुराना संदूक निकाला जिसमें मैंने शादी के दिन की फोटो और हमारे साथ की कुछ कीमती निशानियां रखी हुई थीं। मैंने धीरे से एक एक फोटो निकाली। शादी वाले दिन की फोटो, जिसमें वह सुनहरे रंग की शेरवानी में मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं लाल रंग के लहंगे में उनके पास शर्माती हुई बैठी थी। वो लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गया था। फिर शादी के बाद पहली होली की तस्वीर, वो जिसमें मेरे पति विनय ने अपने हाथों से मेरे गालों पर होली का रंग लगाया था। मैं धीरे धीरे एल्बम पलटती रही। तस्वीरों के रंग जैसे बोलने लगे थे, याद है ये लम्हा, ये खुशबू, ये हंसी। और हर तस्वीर के साथ मेरा दिल कहता रहा, ये सब कुछ किसी झूठ में नहीं दबाया जा सकता था। ये हकीकत थी, ये तुम्हारी जिंदगी थी, तुम्हारा रिश्ता था। तभी कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। ये वही इंसान था जिसे मैंने बरसों से अपने सपनों में देखा था, जिसकी तस्वीर को मैं सीने से लगाकर रोया करती थी और जो हकीकत में मेरे सामने जिंदा बैठा था। मैंने तस्वीर दोबारा बंद करते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि लौटकर सब कुछ वैसा ही पाओगे? उसने दरवाजे के पास खड़े होकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहने लगा, नहीं, मगर मेरे दिल में उम्मीद जरूर थी कि कम से कम तुम मुझे पहचान जाओगी। मेरे दिल ने एक हल्की सी धड़कन बदली थी। मैंने नज़र झुकाते हुए कहा, मुझे वक्त लगेगा, पर अब मैं सच जान चुकी हूँ। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया, कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं चाहता, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि एक दिन तुम्हारा हाथ थामूं, वही हाथ जो कई सालों तक मेरी हथेली से जुदा रहा। मैंने हाथ नीचे रखे और धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। वो लम्हा
जो बरसों पहले टूट गया था, अब धीरे धीरे जुड़ने लगा था। मैंने कहा, क्या तुम चाहते हो हम वह सब फिर से शुरू कर दें? मगर मेरे शब्दों में सख्ती नहीं थी, सिर्फ सावधानी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि हम कुछ नया बनाएं, जो पहले से बेहतर हो। पहले की तरह बनने की कोशिश नहीं, इस बार सच्चाई के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, और तुम्हारी मर्जी से। मैंने एक पुरानी तस्वीर दोबारा निकाली, जिसमें हम दोनों एक सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे थे। तब विनय ने मेरी नाक पर थोड़ी सी आइसक्रीम लगा दी थी, और मैंने गुस्से में करीबी पत्थर उठाकर उन्हें मारने की धमकी दी थी। वो लम्हा इतना सादा था, मगर आज कीमती लग रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें यह दिन याद है? उसने तस्वीर देखते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद है। तुमने कहा था, अगर दोबारा आइसक्रीम से छेड़ा तो घर वापस चली जाऊंगी। और फिर तुमने 2 आइसक्रीम और मांग ली थीं। हम दोनों हंस पड़े थे। पहली बार बरसों बाद मैं उनकी मौजूदगी में खुलकर हंसी थी, जैसे दिल के अंदर एक चिराग जल उठा हो। विनय ने नरमी से कहा, यह सब आसान नहीं होगा। लोग बातें करेंगे, यादें चुभेंगी, रातों को डर भी लगेगा। मैं जानता हूं, लेकिन अब मेरे साथ तुम्हारा साथ है। मैं हर वो सवाल तुम्हारे साथ खड़े होकर सुनूंगा, हर रात जागकर गुजारूंगा, और हर वह डर तुम्हारे हिस्से से काट कर अपने हिस्से मैंने ले लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, विनय, जो कभी मेरा था और अब मेरी पहचान का वह हिस्सा था जिसे वक्त ने मुझसे छीनकर फिर से लौटा दिया था। हाँ, लेकिन एक शर्त है, मैंने मुस्कुराकर कहा था। उन्होंने कहा, कैसी शर्त? वो चौंक कर बोले थे। मैंने जवाब दिया, और विनय ने हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। कहने लगे, तुम्हारी नाक पर नहीं, बल्कि अब दिल पर आइसक्रीम लगाऊंगा, ताकि कभी भूलो नहीं कि हमने जिंदगी नई तरह से शुरू कर दी है। मोहब्बत से, सच्चाई से और इज्जत से। मैंने दिल में शुक्रिया अदा किया। जो दीप मैं अपने पति की तस्वीर के आगे जलाया करती थी, वह अब मेरे दिल में रोशन हो चुका था। लेकिन रोशनी भी तब तक कायम रहेगी जब तक हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते रहेंगे। और मैं तैयार थी, एक नई शुरुआत के लिए, विनय के साथ। आज पूरे 10 दिन के बाद हम दोनों खुशी से उसी जगह घूमने गए थे जहां हम अक्सर जाया करते थे। सारे रास्ते हमने कोई बात नहीं की थी, न जरूरत थी, न हिम्मत थी। वो वक्त जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी रह जाती है। शायद यही वह लम्हा था, शहर की भागदौड़ से दूर, नदी का किनारा, जहां हम शांति से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने जाया करते थे। नदी के सामने बहता हुआ पानी, वहां आसपास टहलते हुए लोग, कुछ लोग पानी में पैर डालकर बैठे हुए थे। ये नज़ारा किसी पुराने ख्वाब से ज्यादा महबूब लग रहा था। हम दोनों वहां बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। घर आकर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। फिर वह तस्वीर, जो अर्जुन के अंतिम समय की थी, जो मेरे घर में वरमाला के साथ लगी हुई थी, जिसे मैं विनय की तस्वीर समझकर उसके आगे दीप जलाती रही थी, उसके आगे प्रार्थना करती रही थी। मैंने प्रार्थना की और ऊपर वाले से कहा, अर्जुन के लिए माफ़ी का दरवाज़ा खोल देना। वह जीना चाहता था, मगर गलत तरीके से। अगर वह माफ़ी के काबिल है, तो उसे माफ़ कर देना। मेरे पति विनय मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। उनकी आहट सुनी और उनके वजूद को महसूस किया। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह लम्हा हमारे बीच का कोई बोझ था, जिसे अब हम दोनों बांटना चाहते थे। हम घर आ गए थे। इस नई जिंदगी का नया सफ़र सुकून भरा था। अर्जुन ने जो किया, वो शायद माफ़ी के काबिल नहीं था, लेकिन उसने जो दिखाया, वो हमें बहुत कुछ सिखा गया था। मैंने कुछ देर के बाद विनय से कहा, मैं अब विधवा नहीं हूँ, न धोखे की कैद में हूँ। अब मैं सिर्फ एक औरत हूँ, जो सच के साथ जीना चाहती है, अपनी पहचान के साथ। विनय ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, क्या तुम मुझे एक बार फिर से पहले जैसा हाथ दे सकती हो? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। न गुजरे हुए समय की कैद, न आने वाले डर का हाल, सिर्फ सच, सिर्फ हम दोनों। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अपनी नई जिंदगी को पुराने जैसा कर लिया है, लेकिन बिना किसी सवाल और बिना किसी डर के। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।